अबे यार 3 o'clock कर दिए यार, और फिर अभी आप उसमें हम उसमें चले जाएंगे, असर की नमाज पढ़ने चले जाएंगे, हद होती है। चलो लेट्स डू इट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमा अन्नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा आमीन। ओके, कल हमारा पार्ट 4 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। आज पार्ट पार्ट 5 के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, कल सुबह ऑफिस भी है, तो आगे की तो छुट्टी है, मेरी तो नहीं है गरीब बंदे की। तो हम ऐसा करते हैं, अभी एक पार्ट कर लेते हैं और अगले 2 पार्ट जो है अगले सैटरडे और अगले संडे को हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है? इंशाल्लाह। एग्रीड? यस। शहजाद भाई, आसिम भाई, जी बिल्कुल ठीक है अमित भाई, बिल्कुल जी सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितना हम खींच सकते हैं, जबकि ये ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है। ओके, कल हमने बात करी थी सिक्योरिटी की, डिफेंस की, थ्रेड्स की, रिस्क की। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल उस टॉपिक की जो इजाज भाई जिसके चैंपियन है, वो है गवर्नेंस। ठीक है? जब आप बात करते हैं किसी भी चीज की गवर्नेंस की, तो आपकी जहन में क्या चीज आती है इजाज भाई? उसके सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके रोड मैप्स क्या है, उसका एंड ऑफ लाइफ क्या है, कितना चलेगा। थोड़ा उर्दू बोल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। अच्छा, कि गवर्नेंस वो से क्या मुराद है आपकी? गवर्नेंस से ये है कि उसमें हम 2-3 चीजें देख रहे होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप फर्ज करें कि आप किसी अ, कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, तो या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो उसका आगे अगले 5 साल उसके साथ क्या क्या होगा, या उसके 5 साल के बाद आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, कि उसका उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट का एंड ऑफ लाइफ क्या है, उस प्रोडक्ट की एंड ऑफ लाइफ क्या है, उस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की एंड ऑफ लाइफ क्या है। तो ये सब चीजें भी गवर्नेंस के अंदर आती हैं। और आप ये देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर आप लेने जा रहे हो, इस सॉफ्टवेयर का कंपनी के बाकी जो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, उससे इंटरेक्शन जब 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 वो आपके नेटवर्क में आएगा, तो उससे उस बाकी की सॉफ्टवेयर के ऊपर और बाकी जो प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा, वो किस तरह उसके अंदर मर्ज हो सकता है। ये सारी चीजें भी गवर्नेंस के अंदर आती हैं। सही। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, जब एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स होंगी, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ जाता है, आपकी कंपनी की डिफॉल्ट होती हैं। तो जब भी कोई आप कोई सेटिंग कर रहे होगे, तो आप हमेशा उस सॉफ्टवेयर के बाद जितनी भी सॉफ्टवेयर उस मशीन के या उस प्लेटफॉर्म के जितने भी आप और बनाते चले जाओगे, यानी जिसको कहते हैं और मशीन्स खड़ी करते चले जाओगे, तो आपको वही स्टैंडर्ड पे वही सेटिंग के साथ वो चीजें खड़ी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। ठीक है? इसी गवर्नेंस तरह उसको बिल डॉक्यूमेंट्स भी के अंदर भी आप उसको भी वो कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करके, हमेशा वही प्रोसेस फॉलो करके आपने वो बनाना है। मतलब गवर्नेंस एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। उस गवर्नेंस के बहुत सारे पिलर्स आते हैं। ठीक है? हर कंपनी डिफरेंट लिहाज से चलती है, लेकिन ज्यादातर गवर्नेंस में क्या क्या चीज आती है कि यार, जैसे सिंध का गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर है बुज़दार प्लस, ये जो भी उसको चला रहा है, तो वो पहली चीज वो क्या देखता है कि यार पॉलिसीज क्या है, किस पॉलिसी के जरिए हम अपनी चीजों को चलाएंगे। फिर वो पॉलिसीज ऑपरेशंस कैसे होगा, मतलब कौन लोग चलाएंगे, वो लोग कैसे एक्सेस करेंगे, क्या तरीकेकार होगा। दूसरा, विजन क्या है, ये चीज हम कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब आज हम यहाँ खड़े हैं, बिजनेस हमारा कुछ और करना चाहता है, तो 5 साल का या 3 साल का जो एक रोड मैप है, एक मैप बनाना चाहते हैं हम, कि आज हम डेटा सेंटर चला रहे हैं, हमारे पास 2000 एप्लीकेशन चल रही है डेटा सेंटर। हाँ, वो हम क्लाउड पे जाना चाहते हैं। क्लाउड पे क्यों जाना चाहते हैं? क्लाउड पे इसलिए जाना चाहते हैं कि बिजनेस बता रहा है हमें कि हम कॉस्ट सेव करेंगे, अच्छा, और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, अच्छा, और हम दुनिया के ग्लोबल डेटा सेंटर्स में चले जाएंगे, तो हमारे जो कस्टमर है उसको ज्यादा बेहतर सर्विसेज मिलेगी। ये स्ट्रेटजी है जो यहाँ पे है। ठीक है? इस स्ट्रेटजी को अब आपने कहा दिया कि ठीक है, मुझे मुझे वहां जाना है। आप खड़े कहाँ पर हैं? आप कहते हैं यार मैं तो यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है, जाना मुझे यहाँ पर है। तो भाई इसका जाने का रास्ता कैसे होगा यहाँ पे?
या स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे या रुक रुक के बढ़ के इस मंजिल की हदफ की तरफ बढ़ेंगे। ये होती है रोड मैप। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी पता चल गई कि ये आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ आपने जाना है, ये स्टेप्स लेने हैं आपने, रोड मैप आपका बन गया। अब आप बताएंगे कि इस सफर को करने में, यहाँ से यहाँ तक सफर करने में क्या पॉलिसीज हमें दरकार है, क्या चीजें वो दरकार है हमें कि जिसके जरिए हमें जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि डेटा सेंटर पे चीजें ले जाओ। भाई कैसे लेके जाओ? मैं सर्वरों को उठा के लेके जाऊं? मैं किस तरह ट्रांसफर करूं अपना डेटा? जो मेरा एक डेटा सेंटर, यानी कि आपको आप कहोगे नहीं, इसके लिए फिर आपको हो सकता है ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए अपने डेटा सेंटर से वीपीएन बनाने के लिए अपने क्लाउड में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा पुश कर सको। ये सारी क्या चीजें आती है? पॉलिसी। अच्छा ठीक है, पॉलिसी बना ली आपने पॉलिसी बना दी कि जो आपका डेटा सेंटर है वो क्लाउड में सारी चीजें क्लाउड में डालेगा थ्रू वीपीएन या एक्सप्रेस राउट। ठीक है, ये आपने पॉलिसी बना दी। अच्छा, ये फरिश्ते तो नहीं चलाएंगे ना, इसे चलाएगा तो इंसान। तो इस इंसान के को चलाने के लिए कौन से लोग चाहिए आपको? उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? जो अभी हम बात कर रहे थे कि उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो लोग मतलब उनकी के महारत में क्या क्या हो कि भाई हमें नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, हमें हमें कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, हमें सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, ये सारा ऑपरेशन है। अच्छा ठीक है, आपके पास 10 नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। ठीक है, उन 10 नेटवर्क को आप एक्सेस कैसे दोगे? आप एडमिन एक्सेस दोगे सबको? कल हमने पढ़ा था जस्ट इन टाइम का एक्सेस, कि जितनी जरूरत, जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतनी एक्सेस दो। तो ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस हो रही हैं? ऑपरेशंस में डिस्कस हो रही है। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपने शुरू करी, रोड मैप आपने बताया, पॉलिसी आपने बनाई, ऑपरेशंस आपने बनाया। अब जब ये चीजें चल गई तो फिर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, और जाके आगे नॉलेज बेस में भी नॉलेज बेस में भी आपके काम आता है। ये सिर्फ चंद चंद पिलर्स में आपको बता रहा हूँ गवर्नेंस के। ठीक है, गवर्नेंस इससे ज्यादा है। अभी इसमें मैंने ऑडिट की बात नहीं करी। ऑडिटर्स, जो ऑडिट होता है, कि भाई ऑडिट फंक्शन अलग होता है कि तुम कि एक बंदा आता है, वो कहता है अच्छा ये बताओ, तुमने 2 मिलियन खर्च किए हैं ये काम करने पे, मुझे दिखाओ कि 2 मिलियन के क्यों लगे इस काम में, ये काम 1 मिलियन में क्यों नहीं हुआ। दूसरा, कि तुमने कहा था तुम 2 मिलियन लोगे और 6 महीने में ये काम करोगे, तुमने 3 मिलियन उनसे लिए और 9 महीने में काम खत्म किया है, क्यों, क्या मसला है? ये पूरी ऑडिट होता है हर कंपनी में ऑडिट होता है, हर नेटवर्क का ऑडिट होता है, हर चीज की ऑडिट होती है, ताकि पता चले कि गैप्स कहाँ पे हैं, कहीं कोई पैसा तो नहीं खा गया, यहाँ पे कोई आपने बेकार उन लोगों को तो नहीं लगा दिया है काम पे जिनको काम ही नहीं करना आता। जैसे वो आसिम भाई नबील के घर का जो वो चल रहा था काम, उनको काम करने का पता नहीं कि वो करें क्या। तो वक्त बढ़ता चला गया, पैसे बढ़ते चले गए, कुछ हासिल नहीं हो सका। तो गवर्नेंस के काफी सारे पिलर्स हैं। हम इस वक्त एक्चुअली एक चीज बता दूं, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी में जो सर्टिफिकेशन है वो कहलाती है कोबिट। कभी सर्च कर लीजिएगा इसे, कोबिट, COBIT, कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड आईटी करके कुछ है। खैर, ये एक सरसरी नॉलेज है, उसका उससे कुछ वो नहीं, लेकिन आपको समझ आ गया कि ये गवर्नेंस है। अब हम इसको पसे मंजर में रखें। इसको हुआ क्या है, अब ओके, अब इसको इस जो अभी मैंने आपको बताया इसको पसे पंजर में रखें। अब अज्योर की सर्टिफिकेशन में दो चीजें आएंगी गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, एक आएगी आइडेंटिटी सर्विस और एक आएगा गवर्नेंस स्ट्रेटेजी, जो जिसमें अभी हमने बात करी है। ठीक है, और फिर आएगा कंप्लायंस, प्राइवेसी वगैरह, ये अलग जगह हम पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी। ओके आसिम भाई, आइडेंटिटी से आपको क्या समझ में आता है?
सर आइडेंटिटी से मतलब कि यही कि उसके किस बंदे को क्या चीज अलाउ है, ठीक है, जैसे आपने कोई अपनी ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या है भाईजान, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब वही ऑथेंटिकेशन जो आपकी होती है, यूजर नेम, पासवर्ड ना, या आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? शनाख्त आपकी को कहते हैं, शनाख्त, शनाख्त। आपकी जी शनाख्त, ठीक है। जी पहचान या शनाख्त। पहचान, पहचान या शनाख्त। जी मैं कह रहा हूं कि मैं अहमद जमाल हूं, ठीक है। जी मेरी जी आइडेंटिटी को प्रूव करता है मेरा पासपोर्ट, मेरी आइडेंटिटी जी को प्रूव करता है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। जी आप जी जी लोगों का भी ऐसे ही है कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। बिल्कुल जी क्लाउड में जो आइडेंटिटी होती है वो एक यूजर की होती है, ठीक है। बिल्कुल वो जी। यूजर इंसान भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है। कल हमने बात, मशीन इंसान इंसान से बात करता है, इंसान मशीन से बात करता है, मशीन मशीन से बात मशीन करता से, है, ठीक है। बिल्कुल कल हमने जी की जी वॉल्ट पढ़ा है, की वॉल्ट में हमने बिल्कुल बताया है कि आपके पासवर्ड होता है, की होता है, आपका सर्टिफिकेट होता है, टोकन होता है। बिल्कुल ये वो चीजें होती हैं जिससे आप ऑथेंटिकेट करते हो। कल पढ़ा बिल्कुल है ना हमने कल। जी जी बिल्कुल अब आइडेंटिटी में दो चीजें होती हैं, ऑथेंटिकेशन जी। एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन या जो एक अकाउंटिंग बाद में होती है, अकाउंटिंग बाद में होती है, वो हाँ, जैसे सिस्को, ट्रिपल ए होता है जो। वो सिस्को का ट्रिपल ए मॉडल है, ठीक है। जी सिस्को का जी नहीं बल्कि नेटवर्किंग में आप कह लो। लेकिन हाँ, जी क्लाउड में आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कर। ऑथराइजेशन का ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं हूं, वाकई आप हैं, ठीक है। आप हैं, बिल्कुल, ऑथराइजेशन का मतलब है कि कि आपको क्या क्या लाभ है, जो क्या क्या आपको। आपके, हाँ, जो आपको, जी जो काम आप कर सकते हैं खाली उसकी हम्म, आपको इजाजत होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, आप बिल्कुल। तो उसका रोल दिया होता है। शहजाद भाई, आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन समझ में आती है? जी बिल्कुल अहमद भाई, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गई। तो हालांकि ये बेसिक बेसिक चीजें, इसलिए मैं ज्यादा इसके बोर्ड बोर्ड पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये जी हमारी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप प्रूव करें कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। अब जी आपने जी प्रूव कर दिया कि भाई मैं अहमद जमाल हूँ, तो सवाल ये है कि मैं ऑथराइज्ड हूँ गाड़ी चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के बिल्कुल लिए, सही। मोटरसाइकिल बिल्कुल चलाने सही। के लिए, ट्रक चलाने के लिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन वो जी ड्राइविंग जी लाइसेंस बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वो होती है बिल्कुल बिल्कुल ऑथराइजेशन, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त अहमद भाई, अब बिल्कुल यहाँ सही। पे सवाल ये है कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन किस तरह चलती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों चीजों को कंट्रोल, टैकल करने के लिए एक सर्विस लॉन्च की थी, उसका नाम था एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव और मेरा ख्याल है डायरेक्टरी, यहाँ पे हम सब एक्टिव डायरेक्टरी से शनास हैं। इजाज भाई तो बहुत हैं, आसिम जी और शहजाद भाई तो पढ़ाते रहे। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी कोर्स किया था एक। हमने भी कोर्स किया था। एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में है कि है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? तो एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड्स आइडेंटिटी सर्विस, ठीक है। ये ताकि उस आइडेंटिटी से आप लॉग इन करते हैं, जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो उसमें आपके पास ऑथराइजेशन होती है कि आप क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक जी है। एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ एग्जिस्ट करती थी? आपकी कंपनी में, जी ठीक है। आपका डोमेन होता था, डोमेन होता था, वो डोमेन आपके एक डोमेन सर्वर के ऊपर पॉइंट करता था। जी आपकी एक सर्वर खड़ा होता था, उसका नाम होता था डोमेन सर्वर। उसके साथ एक एक सर्वर बनाया जाता था, उसको हम कहते थे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, ठीक है। जी जी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सारे यूजर्स होते थे, उनकी यूजर नेम पासवर्ड होता था, और उनकी ऑथराइजेशन उनकी होती थी कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल हर कंपनी, हर ब्रांच अपना ये कर रही थी, ठीक है। तो मार्स की जो कंपनी थी इस्लाम में, उसके अंदर उसकी ऑथेंटिकेशन, उसका एक्टिव डायरेक्टरी लगा हुआ था। जो उनकी रेडिंग में थी, रेडिंग में लगा हुआ था। जो उनका कहीं और लगा हुआ था, वो कहीं और लगा हुआ था। उस जमाने में हम ये करते थे कि एक्टिव डायरेक्टरी को पोर्ट्स ओपन करके प्रोटोकॉल के, अगर रेडिंग का एक्टिव डायरेक्टरी बंद हो गया है या नहीं चल रहा फॉर एग्जांपल, तो हम उसको स्लाव के एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट कर देते थे वाया वीपीएन, ठीक है। सही
लेकिन मैनुअल काम होता था, इसको हम एज अ सैस इस्तेमाल नहीं करते थे। एक्टिव डायरेक्टरी को अज्योर एडी, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि जो नया वर्जन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी है वो क्लाउड पर है, क्लाउड बेस है। सैस प्रोडक्ट है। सही। ठीक है, अब जो जी। एक्टिव डायरेक्टरी आता है ना वो सैस प्रोडक्ट है, आपको उसके लिए सर्वर नहीं बनाना पड़ता, आपको उसके सिर्फ जाके टेनेंट लेना पड़ता है, यानी कि आपने एक अकाउंट बना लिया उसके ऊपर, ठीक है, और उस अकाउंट के नीचे आपने जैसे अपने बेटे का जो स्कूल है उसका नाम आ गया, उसके नीचे सारे टीचर्स, उसके नीचे सारी क्लासेस, उसके सारे बच्चे सब आपने बना लिए, ठीक है, एज एडमिन आप एक बड़ी एक्टिव डायरेक्टरी के छोटा सा हिस्सा बनते हैं। लेकिन वो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो है अब ग्लोबल है, यानी कि आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सही। अब आपका लैपटॉप आपके हेडक्वार्टर के आईपी के तरफ पॉइंट नहीं करता है, नहीं करता। अब वो कहाँ पॉइंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट उसको मैनेज करता है। ठीक है, सही। ये बात जिन्होंने ये ऑफिस 365 वगैरह सब लिए होते हैं, ये जोर्स के ये ऑफिस, तो इनके साथ ये एक्टिव डायरेक्टरी उसी की यूज कर रहे होते हैं, एज ए सैस ले लेते हैं उसको, मसलन के जरूरी नहीं है कि आप योर क्लाउड ही यूज करें, उनके एज ए सैस उनकी सर्विसेज बाय कर लेते हैं। सर्विसेज बाय कर ले, सर्विसेज हाँ जी। आप बाय कर ले, सही। क्लाउड यूज सही। करनी होती है। सही। ठीक है, मैं अगर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ये बोरिंग हो कि एक्टिव डायरेक्टरी एक पुरानी बात है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो लेकिन अगर कोई सवाल आ रहा हो इजाज और शहजाद भाई तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह इसमें अहमद भाई जो माइक्रोसॉफ्ट की होती थी एक्टिव डायरेक्टरी, उसके अंदर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी मेरे ख्याल उसी में ही होती थी। क्या लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज? तो वो तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर थी ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि इसी के अंदर ही होती है ना लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी? जी 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 बिल्कुल सही, बस मैंने यही जानना। जज़ाकल्लाह। तो आपका जो है एक्टिव डायरेक्टरी अब कंपेयर कर रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी और अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में क्या फर्क है। अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब है कि एक्टिव डायरेक्टरी इन अ क्लाउड एज अ SaaS प्रोडक्ट, एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब है एज अ एप्लीकेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पे आप, तो जाहिर सी बात है वो ग्लोबल है, वो रीजनल बेस्ड पर है, उसमें हर चीज आपको मैनेज करना है। आपका सर्वर खराब हो गया तो आपको नया सर्वर लाना है, इंस्टॉल करना है, बैकअप करना है, जो भी ये सारी एक्टिविटी होती है। क्लाउड में है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी हाई अवेलेबिलिटी होगी, हर तरह चीज होगी, डिजास्टर रिकवरी ये होगी। तो है फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ जो अभी इस कोर्स में नहीं है, इस तरह नहीं आती। एक्चुअली होता ये है कि आपके पास है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपके ऑफिस में लगी हुई है, और आपके क्लाउड में है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एक्चुअली बीच में वो भी क्लाउड का ही हिस्सा है, उसमें आपके पास एक चीज होती है ADFS, उसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, फेडरल सर्विस, फेडरेशन सर्विस, फेडरेशन सर्विस। ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा देख लेंगे कि ADFS हम क्यों यूज करते हैं और उसका मकसद क्या है। तो पहले हम ये इस्तेमाल करते थे, अब हमने कहा हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम अज्योर AD इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अज्योर AD जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको एक कंपोनेंट और भी मिलता है, एक सहूलत और भी मिलती है, वो है ADFS की। ADFS का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, ठीक है। और ये सिंक करने के काम आती है, ऑन प्रेमिसेस वाली और अजूर वाली दोनों को सिंक करती है? ना सिंक अलग है, अच्छा, सिंक अलग है, सिंक अलग है, ठीक ठीक। फेडरेशन सर्विसेज अलग है, वो अभी 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 बात करते हैं, ठीक है।
तो इसको सिर्फ जहन में रखना ADFS को। ओके, Azure AD कौन यूज करता है? IT एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। वो IT एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं उसमें, ताकि भाई आपको यूजर को, एप्लीकेशन को, रिसोर्सेज को वो बता सकें कि वो क्या उनको कंट्रोल कर सकें कि उनके पास क्या ऑथराइजेशन है, क्या ऑथेंटिकेशन है। एप्लीकेशन डेवलपर्स यूज करते हैं, यूजर्स यूज करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 एक चीज याद रखना, Microsoft 365 is not the same as Microsoft Office 365। और शायद इजाज भाई को इस बात का सबसे ज्यादा इल्म होगा कि Microsoft 365 एक अलग प्रोडक्ट्स हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और Microsoft Office 365 अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, Azure CRM। अब इन्होंने क्या किया, जो अभी आसिम भाई ने एक बात की थी, पहले हम सोचे सन, अपने आप को रिवाइंड करें, सन 2000 में चले जाएं। सन 2000 में हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे ऑफिस है, वो ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। 10 कंप्यूटर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड है। ठीक है, हर पीसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑफिस का एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। आज के जमाने में आप एक्टिव डायरेक्टरी जो क्लाउड पर है उससे ऑफिस 365 भी कंट्रोल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 भी कंट्रोल करते हैं, डायनेमिक्स, CRM और अज्योर क्लाउड सब कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब अब सिर्फ हम एक काम नहीं करते, अब हम हर काम करते हैं अज्योर। आज तक टिल दिस डेट ना गूगल और ना AWS एक्टिव डायरेक्टरी जैसी टेक्नोलॉजी लेके आ सका है। माइक्रोसॉफ्ट को आप 10 गालियां दे लें आगे पीछे, एक्टिव डायरेक्टरी जैसी टेक्नोलॉजी जो माइक्रोसॉफ्ट लाया आज तक दूसरा बंदा नहीं ला सका। और सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग AWS पे भी जाके अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके ऑफिस में तो विंडोज चल रहा है। समझा? विंडोज वहां पे यूजर लॉग इन करेंगे, वो यूजर्स या तो एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल कर रहे होंगे या अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। करेक्ट, बिल्कुल। अब आप चले गए, आपके पास एक और क्लाउड आ गया है AWS, तो आप कहते हैं यार मैं 3 जगह तो एक यूजर की प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, तो मेरी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी AWS को भी अब कंट्रोल करती है, गूगल को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, सही। वो एक्सटर्नल में आ जाता है, वो सारी चीजें। तो मतलब ये आपको समझ में एक वो आ गया। बाकी ये है कि जब हम लैब्स करेंगे अगली वाली सर्टिफिकेशन में इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ये चीजें और खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अब जो है वो जैसे ना पहले तो बोलते थे भाई काफी डिफरेंस है ऑफिस 365 में एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या था, मैं भूल गया। देखो ऊपर अहमद तेरा ऊपर करनी, जरा ऊपर करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। हाँ, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। पहले इसमें बहुत डिफरेंस होता था, लेकिन बट दे आर सेम थिंग नाउ। दे आर सेम थिंग इस माइक्रोसॉफ्ट 365, और उसके अंदर अब ज्यादा बिल्कुल वो फर्क नहीं है, आप उसको वही यूज कर सकते हो। मैं समझ गया, लेकिन तुम जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 में SQL सर्वर आता है, ऑफिस 365 में सर्वर नहीं आता। ठीक है, ऑफिस 365 में तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारे पास ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, टीम्स आता है, स्काइप वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन वो 365 में आता है। सो ऑफिस 365 इज माइक्रोसॉफ्ट 365, और माइक्रोसॉफ्ट 365 में यूं कह लो, अगर मैं लिखूं ना माइक्रोसॉफ्ट 365 इक्वल टू विच इज ऑफिस 365 प्लस एप्लीकेशंस एंड अदर थिंग्स एज वेल इंक्लूडेड इन देयर। तो ये वाली चीज, वो बड़ा सबसेट। हाँ, बड़ा सबसेट है। ओके, अज्योर AD क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करता है,
सिंगल साइन ऑन करता है, इस पे भी हम बात कर लेंगे। एप्लीकेशन मैनेजमेंट करता है, बहुत जरूरी काम होता है, और डिवाइस मैनेजमेंट करता है। विंडोज 10 है, विंडोज 10 में इजाज भाई क्योंकि अब सिक्योरिटी लीड इंशाल्लाह बनने वाले हैं आगे चल के। ओए होए। अच्छा, हल्के हल्के तो होते ही नहीं है ना, होते ही नहीं है भाईजान। सही झूला बात। झूल लो। अब इजाज भाई ने एक पॉलिसी बनाई है कि भाई जो जो लैपटॉप जो यूजर है, जो आसिम भाई और अहमद भाई और शहजाद भाई इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक सिक्योरिटी पैच डालना है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कुछ चीज अपडेट करनी है। अब एक सर्विस है इंट्यून सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की इंट्यून सर्विस आपके एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है ना, तो वो इंट्यून आपके सर्वर के साथ कनेक्ट रहती है। तो एजाज को एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट करना क्या है कि अपनी नई पॉलिसी आई है, वो इंट्यून सर्वर पे डाल दो। मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल इंट्यून से सिंक रहेगा और वो रात को जाके वो कॉन्फ़िगरेशन उठा लेगा। जब वो उठाएगा तो वो जो पैचेस आए होंगे, जो हॉट फिक्सेस आए होंगे, वो अप्लाई कर देगा। समझ आ गई? यानी कि अब आप डिवाइस मैनेज करते हैं थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी वाया इंट्यून। एक चीज और भी होती है, अगर आपका सिस्टम जो है वो डोमेन के ऊपर है, यानी अगर आप डोमेन कंट्रोलर आपके आपके लैपटॉप को कंट्रोल करता है या आपके पीसी को कंट्रोल करता है, तो एक चीज रहती है, उसको कहते हैं ग्लोबल पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जीपीओ। आप उसके अंदर भी, जैसे फर्ज करें कि आपको कोई सॉफ्टवेयर, आपकी विंडोज है, विंडोज का कोई नया सॉफ्टवेयर है जो आप आया है, जो अपडेट आई है, तो आप बोलेंगे यार ये सॉफ्टवेयर मुझे हर पीसी के ऊपर करना है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही जब पीसी पे कोई लॉगिन करे तो इंस्टॉल हो जाए पीछे बैक में, तो जीपीओ सर्विस बनाई जाती है। तो वो भी एज ए इंट्यून और जीपीओ सर्विस साथ साथ यूज की जाती है। अब जैसे विंडो इंस्टॉल होती है तो हर एक के मैसेज खुद ही चला जाता है, अपडेट योर विंडो। ये वही चीज है फिर कि जैसे ही अपडेट का मैसेज आता है तो आप क्लिक करते हैं तो आपकी अपडेट होनी शुरू हो जाती है। मगर आप तो सिंपल अपने घर के अंदर पीसी चला रहे हैं ना, वो नहीं डोमेन नहीं, कंट्रोल से थोड़ी है। डोमेन से लगा हुआ है ना यार। मैं जैसे अपने ऑफिस का कंप्यूटर पीसी चला रहा हाँ हूँ, हाँ, तो वो तो डोमेन के साथ ही लगा हुआ है। तो फिर उस दिन ऐसा ही हुआ ना, हमारी फायरवॉल फूकने लगी थी, 80+ पे चल गई। वो जैसे ही एक ही मैसेज गया सबको, सब शुरू हो गए हैं उसको डाउनलोड करना, ऑफिस अपडेट करना। नहीं वो तो आप लोगों की तरफ से गलती थी, क्योंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है विंडोज का, हाँ उसने ऑटोमेटिक अपडेट क्यों अलाउ की हुई है लोगों को हाँ। करने के लिए। वो तो ऑल हर जो भी होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट तो वो होती मना होती है कि आपने नहीं करनी, क्योंकि जो भी सिस्टम आपके डोमेन कंट्रोलर से अटैच है, जब तक आपका वो जो सिक्योरिटी पैचेस आते हैं और विंडोज अपडेट आती है, तो एडमिनिस्ट्रेटर पहले वो एक पीसी पे करके उसको टेस्ट करता है, फिर वो बाकी जगहों के ऊपर पुश करता है। बिल्कुल। ना वो पुश ही नहीं करे, और वो पुश भी करता तो उसके अंदर भी टाइम लिमिट होती है कि ये डिपार्टमेंट पहले पहले करेगा, वो डिपार्टमेंट बाद में अब ये करेगा। पिछले दिनों मैंने विजियो का लाइसेंस अपने लैपटॉप पे किया है, तो एक्चुअली उसका वहां पे बैठ के मेरे लैपटॉप पे क्या तरीकाकार होता है, ये इसी तरह ही हुआ है कि एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए, इंट्यून्स के जरिए उन्होंने उन्होंने वो पैच। जीपीओ में डाल दिया होगा, सही। और उन्होंने जीपीयू में डाल दिया होगा जब आपने, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है समटाइम आपकी, जो बिल्कुल। वीडीआई जिसको हाँ वीडीआई वर्चुअल कहते थी, हैं। बिल्कुल जी जी। हाँ, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से होती है, और जो सही। डोमेन कंट्रोल से डायरेक्ट आपका पीसी कनेक्टेड है वो जीपीयू से होता है। जीपीओ से, अच्छा 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 अच्छा। इंट्यून पहले से पहले हमने क्या वही बताया, इंट्यून एप्लीकेशन जो है से। आपके मोबाइल में भी चल सकती है, जी एंड्रॉइड में जी और आईओएस में, लेकिन वो बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से करनी पड़ेगी आपको। ओके। और डोमेन वाला जो जीपीओ से वो होता है। सिर्फ जीपीयू सिर्फ पीसी के लिए होता है। ओके ओके, सही 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 सही, दैट्स गुड। यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, दोनों चीजें आपके साथ चल रही हैं। अब एक चीज जो है, मैं क्योंकि वो सिंगल साइन ऑन का थोड़ा सा मैं इसका क्लियर कर दूं, जो एसएसओ है। अब आप फर्ज करें आपका ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर है, ये आपके एज़्योर एडी में लॉगिन करता है, और यहाँ पे इसका यूजर भी है और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी है, ठीक है। अब इसने लॉगिन कर लिया, जब ये उसकी ऑथेंटिकेशन हो गई और लॉगिन हो गई, अब एक और सर्वर है, फर्ज करें यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, फेसबुक।
और यहाँ पे एक सर्वर है लिंक्डइन, एक और सर्वर है ट्विटर। अभी 3 अलग अलग सर्वर चल रही हैं, ठीक है, जिसका आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फेसबुक पे आपको लॉगिन करना है, फेसबुक वाले कहते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाओ, आप कहते हैं कि एज़्योर एडी को आप मेरे बिहाफ पे फेडरेट करें, ADFS, यानी कि आप मेरे बिहाफ पे बात करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो ठीक है। तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी क्या करेगा, जब आप यहाँ पे होंगे और फेसबुक का पेज लगाना चाह रहे होंगे, तो आपकी फेसबुक जो है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से कंफर्म करेगी कि इसके यूजर नेम एंड पासवर्ड दो हमें टोकन पे। सही। वो जो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, फेसबुक आपको बगैर किसी साइन इन किए, मतलब facebook.com लिखोगे और आपका अकाउंट आ रहा होगा, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, वही नाम लिखा आ रहा होगा जो आपके इस अकाउंट पे बना हुआ है। इसी तरह आप लिंक्डइन पे लॉगिन करोगे, इसी तरह आप ट्विटर पे लॉगिन करोगे, यानी कि आपने एक दफा मशीन में लॉगिन कर ली, उसके बाद जहां जहां भी आपने लॉगिन किया है उसको भी एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज कर रही है आपके लिए, ठीक है, एज अ सिंगल साइन ऑन, यानी कि आपने एक दफा लॉगिन किया, उसके बाद जहां भी गए फिर दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। हर वेबसाइट का अलग अलग पासवर्ड आपको नहीं रखना, आपको बस एक ही पासवर्ड याद रखना है जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी का है। एक्टिव डायरेक्टरी सही, बिल्कुल। हमारे इसमें ये भी तो होता है ना, जैसे आप हम मेरी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का मुझे एक यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, तो मेरा जो लैपटॉप है वो डोमेन कंट्रोल से कनेक्टेड है और वो एनी एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड है और उसमें चल रहा है मेरा। जब मैं वो यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ तो मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है और चलने लग जाता है। तो फिर अगर जैसे मैं सर्विस नाउ यूज कर रहा हूँ या मैं अब कंपनी का कोई ओरेकल का कोई चीज यूज कर रहा हूँ, तो वो जो उन्होंने बनाया है सॉफ्टवेयर जो कंपनी में चल रहा है, उसको भी उन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी से ही लिंक कर दिया है। तो उसका जो मेरी ऑथेंटिकेशन हो रही होती है, क्योंकि मेरा उसमें SSO लिखा हुआ आता है, तो मैं जब उसको क्लिक करता हूँ तो वो एक्टिव डायरेक्टरी से करता है कि हाँ भाई ये, क्योंकि पीसी का जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो चेक करता है कि ऑथराइजेशन मेरी इस एप्लीकेशन की है कि नहीं। अगर मेरी उस एप्लीकेशन की ऑथराइजेशन होती है तो वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों होती है और फिर वो मेरा लॉगिन हो जाता है। नहीं, लेकिन वो तो तुम कर रहे हो कि अगर ये तुम्हारी कंपनी है XYZ और तुम्हारा ये है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, और ये तुम्हारी दूसरी एप्लीकेशन है वो इसी कंपनी के अंदर है, है ना, तो वही वो लोग भी एक्टिव डायरेक्टरी के प्लगइन से कनेक्टेड है, ठीक है। आपका लैपटॉप या तो कंपनी के अंदर है या कंपनी के बाहर है, बात तो एक्टिव डायरेक्टरी से कर रहा है। जब आपने कर लिया तो आप ओरेकल भी बात कर सकते हो, आप टीम्स पे भी वही यूजर नेम लगा सकते हो, आप हर चीज वो कर सकते हो। ये उसमें ये चेक होता है कि मेरी ऑथराइजेशन है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन तो हो चुकी मेरी एक्टिव डायरेक्टरी में, लेकिन इन एप्लीकेशंस के अंदर मेरी ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ तो उन सर्विसेज की जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फेड, अच्छा, जो एक्सटर्नल है जैसे AWS है, ठीक है। अब आपका ये इजाज है, इजाज ने अपनी मशीन से AWS के कंसोल पे लॉगिन करना है, ठीक है। 2 तरीके है ना, कि या तो इजाज उड़ता हुआ जाए यहाँ से, मतलब लॉगिन करे जैसे करता है नॉर्मली अकाउंट, यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम एंड अकाउंट बनाए, ठीक है, और उस वेब पेज पे जाके वो एक्सेस करें। दूसरा तरीका ये है कि वो ADFS के जरिए एक्टिव डायरेक्टरी के साथ लिंक कर दे AWS को। तो वो जो अकाउंट बनेगा AWS के अंदर, जो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, वो तो मेरी कंपनी के अकाउंट से अकाउंट बनेगा ना? यस, है ना, वर्क। अच्छा, ठीक है, यानी वो अकाउंट यहाँ इस एक्टिव डायरेक्टरी में होना चाहिए। इसी तरह फेसबुक हम खोलेंगे तो फेसबुक अगर एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड होगी तो हम जा सकते हैं। ये वो आपका अगर फेसबुक तो का पेज नहीं नहीं खोलेगा जो आपके मोबाइल में चल रहा होता है, वो आपका वो वाला यूजर आईडी पासवर्ड से खोलेगा जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होगा, आपके ऑफिस एक्टिव डायरेक्टरी ऑफिस वाला खोलेगा, बिल्कुल।
सही सही ये बढ़िया फर्क दोनों है, दोनों चीजें सिंगल साइन ऑन चल रही है, ठीक है। ये भी SSO है और ये भी SSO है, लेकिन ये सिंपल SSO है क्योंकि वो सारी एप्लीकेशन इजाज़त तुम्हारी कंपनी की अपनी है या हाँ, कंपनी ने खरीद ली है, उनका है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे आप कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन ली हुई है आप, समझा रही है। तो अब एक्टिव डायरेक्टरी इवन एक्सटर्नल सर्विसेज से भी थ्रू API बात करती है। सही सही। तो लेकिन अब देखिए अहमद भाई, हमारा जो लैपटॉप है वो डोमेन के साथ लिंक हो जाता है जब शुरू में, उससे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम लोग सिंगल साइन ऑन पे ऑन हो जाती है, ठीक है, अब बाकी नहीं होती हैं, तो इसमें फिर उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ सिंगल साइन ऑन पे उसको। तो कुछ वो हॉर्नबिल जो है ना, वो जो सर्विस डेस्क है, वो वहां पे क्लिक करो तो सिंगल साइन इन पे चले जाता है, ठीक है। नहीं, उसका और मतलब ये है, उसके लिए सिंगल साइन ऑन के लिए देखें, हवा में चीजें कभी बात नहीं करती। अब एक एप्लीकेशन है, जैसे आप कह रहे हैं हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट कर सके। अगर ये नहीं कर सकता तो हम नहीं कर सकते इसको कनेक्ट, नहीं कर सकते। सही से, जैसे PRTG है वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग ही हम करते हैं। हाँ, अलग ही करना पड़ता है ना। तो हर एप्लीकेशन को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सही 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 है, ठीक ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ओके, तो ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कौन सी चीज इंस्टॉल होंगी, प्रॉक्सी क्या होगी नहीं होगी, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारा काम कौन कर रहा है? Azure AD, Azure ADS Azure, जी। और एक्सटर्नल देखना, एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी अब आप यूज कर सकते हैं, जैसे Office 365 है, पोर्टल है, ठीक है। सिंगल साइन ऑन का आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज होती है कि आप एक दफा एक यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और उसके थ्रू सारा आप कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। ओके, Azure AD कनेक्ट इजाज़ वो सिंक्रोनाइजेशन है जो कि आपके दो इन्वायरमेंट को सिंक करता है। ये उल्टे हाथ पे आपका डेटा सेंटर है या आपका ऑफिस है, वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है विंडोज 2016 पे, ठीक है। यहाँ पे आप ये आपका Azure एक्टिव डायरेक्टरी है ऑन क्लाउड पे, सही वो है। अब आपने जो यहाँ पे बनाया हुआ है यूजर्स, और जो यूजर्स यहाँ बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं कि दोनों आपस में सिंक करें, Azure AD कनेक्ट चाहिए था आपको। सही सही सही। तो Azure AD connect synchronizes changes between both identity systems, ठीक है जी जी। शहजाद भाई अब हमारे साथ ही हैं? जी जी अमित भाई। टिप्पा खा रहा है या बाउंसर जा रहा है? नहीं, मुझे ना नींद आ रही थी, मैं खड़ा होके फिर लेक्चर सुन रहा हूँ। मैं बेड से उठ गया हूँ। भाई कितने बड़ी नींद आ रही थी आपको? सोने का टाइम तो अंधेरा होता है यार। खर्राटे सुना रहे हैं यार हमें अपने, जैसे मैंने कल सुनाए थे आप लोगों को। जनाब कल आपके खर्राटे तो रिकॉर्ड हो गए। मैं सोया नहीं था, मैं आपको लोगों के खर्राटे लेके दिखा रहा था कि कैसे लेते हैं। मैम हम समझते हैं, हम समझ लेते हैं। अब एक दूसरी चीज है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैं समझता हूँ शहजाद भाई के लिए शायद थोड़ी सी नहीं हो, लेकिन आसिम भाई आप लोग समझते हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी सर जो एडमिन होते हैं वही कंट्रोल कर रहे होते हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, मतलब कि जो AD को कर रहा होता है, वही सारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवा रहा होता है। सही सही। वो पॉलिसी बनाता है ना जी, वो ये पॉलिसी बनाता है कि क्या। शहजाद भाई आपने कभी नाम सुना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का? नहीं माजरत नहीं अमित भाई। सर ऐसा है कि फर्ज करें आप लॉगिन करना चाह रहे हैं अपने फेसबुक पे, जी जी आप यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वो कहता है आपसे कि यार हो सकता है ना कि ये यूजर नेम पासवर्ड आसिफ भाई ने चुग लिया हो, जी तो बिल्कुल डालने वाला शहजाद ना हो, आसिफ साहब हो सकता है नहीं हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है।
तो इसके ऊपर एक और सिक्योरिटी बनाई गई है जिसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर, यानी कि मल्टी तरीके से ऑथेंटिकेट करना। बिल्कुल सही। उसमें ये करते हैं, उसमें 3 कैटेगरी आती है मल्टी फैक्टर में। जी। एक वो चीज जो कस्टमर को, यूजर को पता हो, या वो चीज जो उसके पास हो, या जो उसकी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी जी आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, फेसबुक वाले कहते हैं ओके हमने आपके मोबाइल पे एक कोड भेजा है, वो कोड डालें। ठीक है, ओटीपी भेज ओटीपी। तो ओटीपी क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, वन टाइम। वन टाइम, बिल्कुल जी। ठीक है, अब वो मोबाइल नंबर जो आपने अपने यूजर नेम अकाउंट साइन इन करते हुए डाला था, वो मोबाइल फोन आपका था, और वो फोन आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अंदर से आसिफ भाई ने बड़ा हाथ मारा हो कि वो मोबाइल फोन भी ले गया आपका, है सर? कि उन्होंने जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला तो जो ओटीपी आया उस मोबाइल नंबर पे आया, वो ओटीपी आपने डाला तो उसने आपको ऑथेंटिकेट कर दिया। ऑथेंटिकेट कर दिया जी, बिल्कुल। दूसरी बात दफा ऐसा होता है कि जब आप यूजर नेम पासवर्ड कहते हैं, वो कहता है एक चैलेंज क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बताएं कि आपके बचपन के दोस्त का क्या नाम था, फॉर एग्जाम्पल एक आपने एक मेमोरेबल पासवर्ड रखा हुआ है, तो एक इजाफी चीज पूछ लेता है। अब आपने रखा था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने वो नाम डाल दिया, आप ऑथेंटिकेट हो गए। या उसने आपको पासवर्ड भेज दिया आपके ईमेल पे, या आपके उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर, वो आपको मिल गया। तीसरी चीज होती है कि व्हाट समथिंग द यूजर इज, मतलब आपकी बायोमेट्रिक, आपकी आंखों का, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आवाज, जी जी इसकी इसकी इजाफी वो करवा ले कि आप ऐसा करें कि अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करवा दें, या आप फोन भी आता है ना मतलब, अब तो फोन दिए हुए ना, अब तो इसी काम के लिए जो सिर्फ फोन आता है, फोन पे आप हैं तो हैश दबाएं तो ठीक हो गया, आपकी कनेक्टिविटी हो गई। कनेक्टिविटी हो गई। अब मेरे पास मेरे मोबाइल पे MFA का ऐप है। ठीक है, ऐप है बिल्कुल। जब मैं ऑफिस के किसी सिस्टम पे लॉगिन करना चाहता हूँ ना, तो वो कहता है मोबाइल के MFA पे जाके अलाउ करना। अलाउ करें, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है सर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम पे। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है, उसमें एडमिन लेवल पे फोन कॉल, SMS और मतलब ये सारी चीजें से आपका होता है। एक्टिव डायरेक्टरी के 2 लाइसेंस होते हैं, P1 P2। लाइसेंसिंग में फर्क ये है कि आपको P2 में ज्यादा ग्रैनुलर कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। ठीक है, आप और भी बहुत कुछ है। अब मल्टी फैक्टर के साथ एक और चीज आ जाती है, कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस का मतलब यह है कि जैसे मेरी कंपनी की जो वेबसाइट है, या जो भी सिस्टम है हमारा, हमने उस पर लगाया हुआ है कि जो बंदा मलेशिया से बाहर होगा ना, हम उसको इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो जेन्युइन बंदा क्यों ना हो। ठीक है, ये हमने एक्सेस लगाया हुआ है ताकि हमें रहे कि ये बंदा यूके के अंदर है। आप जैसे कि नेटफ्लिक्स है या दूसरी कोई चीज होती है, ठीक है, उन्होंने लगाया हुआ है कि ये वेबसाइट इन कंट्री से खुलेगी, बाहर से नहीं खुलेगी। सही। ये प्रोग्राम, ये मूवीज दूसरे ममालिक से नहीं देखे जा सकते। सही। इस तरह की कंडीशनल एक्सेस जो होती हैं, ये भी लगती है। ठीक है, तो कंडीशनल जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे हम अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये भी लगा दें कि हम यूके में है तो कनेक्ट कर सकते हैं, यूके से बाहर जाके पाकिस्तान में बैठ के नहीं हम वर्चुअली काम कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते ना। हाँ वही नहीं, फिर तो वो देना पड़ेगी, उन्हें एक्सेस देनी पड़ेगी। वो होता है सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है कि यूजर लोकेशन। ठीक है, कि आपने सिग्नल लेवल पे कंडीशन दिया हुआ है कि बंदा यूके के अंदर है तो लॉगिन कर सकता है अपने लैपटॉप पे। अगर वो, क्योंकि जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं एक्टिव डोमेन से कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप को, तो आपका वो जाके ये चेक कर सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस IP से आ रही है, कहाँ से आ रही है।
कहाँ से और अगर करना चाहे तो अगर करना चाहे तो, और अगर वो कहता है कि नहीं अगर आप सिर्फ यूके के अंदर ही है, यूके के अंदर ही रहेंगे, अगर आप बाहर चले गए तो लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि भाई अगर आपका डिसीजन है कि आपने पाबंदी लगानी है, आपने अलाउ करना है, या आपने कंडीशनली अलाउ करना है कि अच्छा ठीक है कुछ घंटे के लिए आपने खोल दिया। सही सही। आप कंडीशनल एक्सेस कहाँ यूज कर सकते हैं? आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके इसके इसका फायदा क्या होता है कि आप एक इजाफी चेक कर रहे होते हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड है, मल्टी फैक्टर है, मल्टी फैक्टर के ऊपर है कंडीशनल एक्सेस। कंडीशन आप ये लगा सकते हैं कंडीशनल एक्सेस में कि यार ये वेबसाइट है ये खाली क्रोम से एक्सेस होगी फॉर एग्जांपल। सही कर सकते हैं आप, या उस ब्राउजर से होगी जो आपका कंपनी सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कंडीशनल। बस इतना सा 4 पेजी से बस। छोटा है, छोटा है। हाँ 3 लोग हैं और 3 सवाल है। 3 सवाल है क्या? शहजाद भाई पहले दे भाई देंगे, पता होता है सिस्टम को। फिर इजाज भाई दे देंगे, फिर आसिम भाई दे देंगे। मैं सेकंड भाई ठीक है सर। जी मैं वही रीड कर रहा हूँ। जी ओके। एंड द आईटी डिपार्टमेंट